नमस्कार मित्रों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति किसे कहते हैं तो इसके विषय में आप लोग जान लीजिए। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में भरत मुनि ने रस सूत्र दिया था। विभावन भाव, व्यभिचारी भाव, संयोगादृश रस निष्पत्ति, मतलब विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से रस की उत्पत्ति होती है। इसका तो सीधा सीधा अर्थ है। लेकिन इस सूत्र में साथियों विवाद हुआ, विद्वानों के बीच में विमर्श हुआ। अब विमर्श का सिर्फ कारण दो था। एक तो भरत मुनि ने विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव की चर्चा की, अस्थाई भाव की चर्चा नहीं की। दूसरा, यहाँ पर विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव का संयोग और निष्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। संयोग किसका होता है, निष्पत्ति को अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इस व्याख्याकारों ने अलग अलग नाम दिया, अलग अलग मत दिया। इसी को हम आपको समझाएंगे। इससे परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 17वीं शताब्दी में एक विद्वान थे, उनका नाम था पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ का एक ग्रंथ है रस गंगाधर। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने कुल 11 आचार्यों की चर्चा की है। 11 आचार्य थे, 11 आचार्य थे, इनकी चर्चा की। अब बाद में ये पंडित जगन्नाथ ये बताते हैं कि इसमें 4 आचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिनका नाम है साथियों भट्ट लोलट, श्री शंकुक, भट्ट नायक और चौथे हैं अभिनव गुप्त। ये 4 विद्वान थे। वैसे तो कुल 11 आचार्यों की चर्चा किए हैं, लेकिन 11 आचार्यों में 4 मुख्य हैं। ये मुख्य हैं भट्ट लोलट, श्री शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। तो साथियों ये भी क्रम है। प्रथम व्याख्याकार, ये प्रथम व्याख्याता हैं। ये द्वितीय व्याख्याता है, तृतीय, ये चतुर्थ। माने इनका क्रम भी कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। तो पहले भट्ट लोलट हैं, फिर श्री शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं, अभिनव गुप्त हैं। इनका अगर समय आप पता करेंगे तो 9वीं शताब्दी, ये भी 9वीं शताब्दी के हैं। भट्ट नायक 11वीं शताब्दी के हैं और ये भी 11वीं शताब्दी के हैं। ये 4 विद्वान हैं साथियों। और इन चारों विद्वानों का कभी कभी परीक्षा में क्रम पूछता है। तो भट्ट लोलट पहले हैं, प्रथम व्याख्याकार, श्री शंकुक दूसरे पे हैं, भट्ट नायक तीसरे पे हैं, अभिनव गुप्त ये चौथे हैं। तो ये 4 मुख्य व्याख्याकार में 3 लोगों का सामग्री अनुपलब्ध है।
ये भट्टनायक जो थे, इनका एक ग्रंथ मिलता है, भट्टनायक का एक ग्रंथ मिलता है, उसका नाम है हृदय दर्पण। जैसे विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा था, वैसे भट्टनायक ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हृदय दर्पण। लेकिन वह भी क्या है, अनुपलब्ध है। अनुपलब्ध का मतलब है कि वह भी मिला नहीं है, लेकिन ये प्रमाणित है कि भट्टनायक ने एक ग्रंथ लिखा था और जिसका नाम था हृदय दर्पण। अब भट्ट लोलट का जो विचार है, श्री शंकुक का जो विचार है, भट्टनायक का जो विचार है, वह किस ग्रंथ में मिला, तो इसको आप लोग जानते रहिए। तो इसके जो है, एक तो अभिनय गुप्त ने लिखा अपने, अभिनय गुप्त, ये जो अभिनय गुप्त हैं, इन्होंने 2 टीका ग्रंथ लिखा। 2 क्या लिख दिया, टीका ग्रंथ। एक है अभिनय भारती, अभिनय भारती है, और दूसरा है ध्वनालोक लोचन, ध्वनालोक लोचन, कहीं कहीं लोचन नाम से भी लिखा गया है। तो अब ये अभिनव भारती ये टीका ग्रंथ है इनका, ध्वनालोक लोचन क्या है, टीका ग्रंथ है, माने टीका लिखे हैं। अब किस पर टीका लिखे हैं, तो अभिनव भारती भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र पर अभिनय गुप्त ने टीका लिखा जिसका नाम है अभिनय भारती। ये ध्वनालोक आनंदवर्धन का ग्रंथ है। तो आनंदवर्धन के ग्रंथ पर अभिनय गुप्त ने एक टीका लिखा, टीका ग्रंथ, उसका नाम है ध्वनालोक लोचन। अब इन दोनों ग्रंथों में, माने अभिनय भारती और ध्वनालोक लोचन में, भट्ट लोलट श्री शंकुक भट्टनायक का चर्चा किए हैं। कौन किए हैं, अभिनय गुप्त किए हैं। भट्ट लोलट का भी चर्चा किए हैं, क्योंकि अभिनय गुप्त कोई नई चीज़ नहीं दे रहे हैं, वे भी रस सूत्र की एक व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उनके सामने जब व्याख्या प्रस्तुत करना पड़ा तो उन्हें भट्ट लोलट के विचारों को रखना पड़ा, आगे चल के भट्ट श्री शंकुक के विचारों को रखना पड़ा, फिर भट्टनायक के विचारों को रखना पड़ा। फिर अभिनय गुप्त ने इन तीनों विद्वानों का उल्लेख करते हुए अपने विचार रखे अभिनय भारती और ध्वनालोक लोचन में। साथियों, इसमें भट्ट लोलट ने जो विचार दिया था उससे श्री शंकुक असंतुष्ट थे, अर्थात उनके मत का खंडन किए। फिर भट्ट लोलट श्री शंकुक के विचारों का खंडन भट्टनायक करते हैं। आगे चल के अभिनय गुप्त इन तीनों विचारों को खारिज करते हैं और अपना एक मत देते हैं। तो एक तो यहाँ से मिलता है अभिनय गुप्त के ग्रंथों में इन चारों विद्वानों के मतों का उल्लेख मिलता है, इसको आप लोग जानते रहिए। एक स्रोत तो ये है, दूसरा स्रोत है मम्मट। मम्मट का रचना है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में भी साथियों इन चारों विद्वानों के विचारों का उल्लेख हुआ है। काव्य प्रकाश में भी इन चारों विद्वानों का उल्लेख हुआ है, इसे आप लोग जानते रहिए। अब साथियों, पहले विद्वान जो थे भट्ट लोलट हैं, इनके विषय में आप लोग जान लीजिए। तो भट्ट लोलट ये 9वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। ये हैं भट्ट लोलट। इनका जो मत है, ये 9वीं शताब्दी में पैदा हुए थे और ये मीमांसा दर्शन से प्रभावित थे। मीमांसा इनका दर्शन है, इसको आप लोग जानते रहिए। ये मीमांसावादी थे, माने कि भट्ट लोलट का जो मत है वह मीमांसा दर्शन से प्रभावित है, और इसलिए इन्होंने जो रस सूत्र की व्याख्या, रस सूत्र आप लोगों को पता है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगादृश निष्पत्ति,
ये रस सूत्र है, इसी की व्याख्या कर रहे हैं। रस संप्रदाय के प्रणेता आप लोग जान रहे हैं भरत मुनि थे। इनका एक ग्रंथ था भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ये सूत्र देते हैं। किस अध्याय में? इसमें कुल 36 अध्याय है, इसे आप लोग जान रहे हैं, लेकिन ये सूत्र जो है 6वें अध्याय में है। 6वें अध्याय में है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश रस निष्पत्ति। अब साथियों इसमें जो संयोग और निष्पत्ति 2 शब्द आया है, इसी पे विद्वानों में मतभेद है। पहला तो भट्ट लोलट ने जो मीमांसा दर्शन से प्रभावित थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, उसका नाम है आरोपवाद। आरोपवाद साथियों इनका ये कहना है कि सहृदय नट पर अनुकार्य का आरोप लगाता है। सहृदय जो होता है वह नट पर अनुकार्य का आरोप लगाता है। दूसरा है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद माने अस्थाई भाव विभाव से उत्पन्न होता है। ये किसका कहना है? ये भट्ट लोलट का कहना है। उत्पत्तिवाद इसीलिए इन्होंने दिया कि अस्थाई भाव जो होता है, इनका मानना था कि अस्थाई भाव किससे पैदा होता है? विभाव से। क्या होता है? उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है, इसलिए इन्होंने उत्पत्तिवाद रख दिया। और आरोपवाद इसलिए रखे कि सहृदय नट पर अनुकार्य का आरोप लगाता है। अब जैसे भगवान राम का जो अभिनय कर रहा है, तो राम ही अनुकार्य हैं। दर्शक जो होता है, जो सहृदयी होता है, जो देखने वाला श्रोता है, वह भगवान राम, चूंकि राम तो मुख्य पात्र हैं और राम के मुख्य पात्र का कोई अभिनय कर रहा है, तो उस अभिनय से दर्शक के हृदय में भाव उत्पन्न होता है। तो वह उत्पन्न करने वाला भाव विभाव है। अर्थात ये भट्ट लोलट ये बता रहे हैं कि अस्थाई भाव को उत्पन्न करने वाला विभाव है। तो इसलिए इन्होंने उत्पत्तिवाद और आरोपवाद ये सिद्धांत दिया, और जिसमें इन्होंने संयोग का अर्थ, संयोग और निष्पत्ति 2 शब्द हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। संयोग है और निष्पत्ति है। तो इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ तो उत्पत्ति ही माना है, लेकिन संयोग का अर्थ कार्य कारण संबंध माना है। कार्य कारण संबंध। अब कार्य इसलिए मानते हैं कि ये कार्य कारण संबंध इसीलिए है कि जो ये नट को, नट माने अभिनेता, जो अभिनय कर रहा है, अभिनेता जिसका अंग्रेजी है हीरो, जो अभिनय करने वाला है, अभिनेता को ये अनुकर्ता माने हैं, अनुकर्ता मान लिए हैं। इसको अगर आप समझ गए तो इसीलिए ये संयोग का अर्थ कार्य कारण संबंध बताते हैं। कौन? भट्ट लोलट बता रहे हैं। और निष्पत्ति का अर्थ बता रहे हैं कि उत्पत्ति, अर्थात अस्थाई भाव में विभाव का जब संयोग होता है तो दर्शक के हृदय में रस उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ पर ये सिद्धांत है। और ये कार्य कारण संबंध, इनका समझ लीजिए, कार्य कारण संबंध के 3 भेद हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। 3 भेद हैं कार्य कारण जो संबंध है, इसका 3 भेद इन्होंने किया है। तो एक भेद ये है, उसका नाम है उत्पाद्य उत्पादक संबंध। उत्पाद्य उत्पादक संबंध। दूसरा साथियों, दूसरा है गम्यक संबंध। और तीसरा है साथियों, इसको आप लोग जानते रहिए, ये है पोष्य पोषक संबंध।
मतलब ये जो संयोग है इसमें कार्य कारण संबंध, कार्य इसलिए आया है कार्य कारण क्योंकि अभिनेता नट को ये अनुकर्ता बता देते हैं, और इसलिए इस कार्य कारण का जो संबंध है वह 3 प्रकार का संबंध होता है। एक उत्पाद्य उत्पादक होता है, माने संबंध उत्पन्न होता है। एक गम्य गम्यक है, एक पोष्य पोषक संबंध। इस तरह से इसे भी आप लोग जानते रहिए। ये ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि उत्पाद्य उत्पादक संबंध किससे संबंधित है, तो आपको भट्ट लोलट लगाना पड़ेगा। गम्य गम्यक संबंध, यहाँ भी भट्ट लोलट लगाना पड़ेगा। पोष्य पोषक संबंध, यहाँ भी आपको भट्ट लोलट लगाना पड़ेगा। कार्य कारण संबंध, यही संयोग है, उसमें कार्य कारण संबंध भट्ट लोलट है। भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का मतलब क्या होता है? निष्पत्ति का मतलब, यहाँ निष्पत्ति शब्द जो आया है उसका मतलब है उत्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस उत्पन्न होता है। ये कौन कह रहे हैं? भट्ट लोलट कह रहे हैं। अब साथियों इसको मैं मिटा करके आपको बताऊंगा श्री शंकुक के अनुसार, इसको भी आप लोग जानते रहिए। इनका जो दर्शन था साथियों वो न्यायवादी थे, चूंकि शंकुक न्यायवादी थे तो न्याय दर्शन से इनका मत प्रभावित है। और इन्होंने अनुमतिवाद एक दिया, अनुमितिवाद। अच्छा, अनुमितिवाद इन्होंने दिया और इनके यहाँ संयोग और निष्पत्ति का जो अर्थ ग्रहण किया गया है उसे भी आप लोग जानते रहिए। तो यहाँ संयोग का अर्थ अनुमान, अनुमाप्य, अनुमापक लिए हैं, और निष्पत्ति का अर्थ अनुमित लिए हैं। अनुमित का अर्थ साथियों होता है अनुमान। इसका अर्थ आप समझ लीजिए, जैसे अनुमान लगाना होता है, किसी चीज़ में आप अनुमान लगाते हैं तो वही अनुमति है। ये कौन तर्क दे रहे हैं? ये श्री शंकुक दे रहे हैं, चूँकि न्यायवादी थे। और ये जो अपना मत दिए हैं ये साथियों जानते रहिए, इनका एक मत है चित्र तुरंग न्याय। चित्र तुरंग न्याय से ये अपनी बात समझाते हैं। मतलब जैसे घोड़े का चित्र देख करके हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि वह घोड़ा है, जबकि वास्तव में घोड़ा नहीं है, वह उसका एक चित्र है। तो हम घोड़े के चित्र को देख करके अनुमान लगाते हैं कि घोड़ा ऐसे होता है इसलिए घोड़ा है। अर्थात जैसे हम धुएं के देख करके, दूर अगर कहीं धुआं उठ रहा है और धुएं को देख करके हम आग का अनुमान लगाते हैं, जबकि धुआं आग नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा लेते हैं कहीं धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहाँ आग लगी हुई है। तो इस तरह से ये अनुमान के द्वारा अपनी बात रखते हैं। तो ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछता है चित्र तुरंग न्याय किसे कहते हैं, तो इसे साथियों आप लोग जानते रहिए, ये इन्हीं का मत है। और साथियों ये कुशल अभिनेता को देखकर भ्रमवश दर्शक अनुमान करता है। जैसे जो अभिनेता होता है, जो नट होता है, वह जो अपना अभिनय करता है तो उस अभिनय को देख करके हम भ्रमित होते हैं और अनुमान लगाते हैं कि ये जैसे कोई राम का अभिनय कर रहा है, भगवान राम का, तो हम उस अभिनेता को, जो कि वास्तविक नाम नहीं है, हम अनुमान लगाते हैं। क्यों अनुमान लगाते हैं? भ्रमवश लगाते हैं, क्योंकि उसकी कला इतनी हूबहू उस चरित्र में ढल जाती है कि हमें अनुमान लगाने पर विवश होना पड़ता है। इसलिए निष्पत्ति का अर्थ अनुमान बताते हैं। तो इसे आप लोग साथियों जानते रहिए। अब साथियों इनके विचारों का खंड, कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछता है कि इनके विचारों का खंडन किसने किया था, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। श्री शंकुक ने ये आरोपवाद का खंडन किए, माने भट्ट लोलट के विचारों का खंडन किए। ये क्या कर दिए? ये खंडन किए, खंडन करते हैं, भट्ट लोलट के विचारों का ये खंडन करते हैं। फिर इनके विचारों का खंडन भट्ट
एक थे भट्ट तौत, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो भट्ट तौत भी करते हैं, फिर इसके बाद ये भट्ट नायक भी कर देते हैं। ये तीसरे व्याख्याकार हैं। तो भट्ट नायक भी इनके विचारों का खंडन करते हैं, और भट्ट तौत भी। अगर परीक्षा में पूछ दे कि श्री शंकुक के विचारों का खंडन किए हैं, तो उसमें जान लीजिए भट्ट तौत भी हैं, भट्ट नायक भी हैं, उसके बाद अभिनव गुप्त भी हैं। क्योंकि अभिनव गुप्त भी जो अपना सिद्धांत रखते हैं, तो तीन व्याख्याकारों के विचारों का खंडन करके ही रखते हैं। तो इसे भी आप लोग समझते रहिए। तो इसमें मुख्यतः भट्ट तौत, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त हैं। अब साथियों, भट्ट तौत ने तो यहाँ तक बताया। भट्ट तौत ये बताते हैं कि जैसे धुआं देख करके हम क्या अनुमान लगाते हैं? गर्मी। हम घोड़ा देख करके हम सवारी का अनुमान लगाते हैं। मिष्ठान देख करके हम स्वाद का अनुमान लगाते हैं। तो ये पूरा गलत है। हम मीठा देख करके स्वाद का अनुमान नहीं लगा सकते। ये कौन बता रहे हैं? भट्ट तौत बता रहे हैं कि मीठा का स्वाद तभी हमें मिलेगा जब वह जिह्वा पर रखी जाएगी, जिह्वा उसे निर्धारित करेगी। तो इस तरह से धुआं देख करके हम गर्मी का जो अनुमान लगाते हैं वो भी गर्म है, वो भी गलत है। घोड़ा देख करके हम सवारी का अनुमान लगाते हैं, वो भी गलत है। इस तरह से इनके मत का ये खंडन करते हैं भट्ट तौत श्री शंकुक के विचारों का। तो इसे आप लोग जानते रहिए। साथियों, तीसरे व्याख्याकार हैं भट्ट नायक। भट्ट नायक सांख्यवादी थे। इनके ग्रंथ का नाम हमने बता ही दिया था, हृदय दर्पण। ये सांख्यवादी थे। सांख्य दर्शन से इनका दर्शन, सांख्य दर्शन इनका था। तो इसे आप लोग जानते रहिए। सांख्य दर्शन इनका है, और इनका जो मत है वह भुक्तिवाद है। भुक्तिवाद, भुक्त का मतलब साथियों होता है भोग। माने इनका ये कहना है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस का भोग किया जाता है। अब यहाँ रस का भोग माने रस का स्वाद लिया जाता है। ये कौन कह रहे हैं? भट्ट नायक कर रहे हैं। भुक्ति माने भोग, और भोग माने स्वाद लेना, किसी चीज का सुख भोग करना, मतलब उसका स्वाद लेना। ये विचार किसका है? भट्ट नायक का है। और इन्होंने साथियों संयोग का अर्थ, संयोग और निष्पत्ति, संयोग का अर्थ इन्होंने भोज्य और भोजक संबंध बताया है। और निष्पत्ति के अर्थ भुक्ति, भुक्ति माने भोग करना। तो भोज्य भोजक संबंध संयोग का अर्थ बताए हैं, और निष्पत्ति को जो है इन्होंने भुक्ति माने भोग करना बता दिया है। इसे आप लोग जानते रहिए। और साथियों, इन्होंने जो रस की प्रक्रिया है, रस निष्पत्ति की जो प्रक्रिया होती है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव से के संयोग से रस का भोग किया जाता है, और उस रस निष्पत्ति की प्रक्रिया है, तो उनकी इन्होंने 3 प्रक्रिया बताया। तो उस प्रक्रिया को भी जानिए, इसलिए कि प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग जानते रहिए। अब प्रक्रिया इनकी 3 है। एक है अभिधा, दूसरा है साथियों भावकत्व, और तीसरा साथियों है भोजकत्व। इसे आप लोग जानते रहिए। ये भोजकत्व है। तो अभिधा का मतलब होता है, अभिधा का मतलब होता है काव्य का अर्थबोध। काव्य का अर्थबोध माने जो रचना आपके सामने आए उसका अर्थ, पहले आपका उसके अर्थ को जानेंगे। एक बैग रस में नहीं डूब जाएंगे, पहले उसके समझेंगे। दिमाग में कोई घटना, कोई चित्र, कोई दृश्य हम देखते हैं तो पहले दृश्य को समझते हैं। समझ जैसे ही हम समझे वैसे भावकत्व में चले जाए, माने भावना का व्यापार हो जाता है।
भावना का व्यापार माने भावना का व्यापार होने लगता है जब हम अर्थ को ग्रहण करते हैं। अभिधा माने अर्थ को ग्रहण जैसे ही हम करते हैं हमारा भावना का व्यापार हो जाता है, और जो ये भावना का व्यापार है यही क्या कर देता है, यही व्यक्ति के हृदय को साधारणीकरण कर देता है। ये क्या करता है, साधारणीकरण। तो ये जो साधारणीकरण है साथियों, ये मत इन्हीं का है, भट्टनायक का। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि भावना का जैसे ही व्यापार होगा, जब हम आपके भावना से तभी जुड़ेंगे जब आपकी भावना, आपकी संवेदना हमारी भावना से एकाकार हो जाएगी, मतलब उसका साधारणीकरण होने लगेगा। तो ये साधारणीकरण का मत किसने दिया था, भट्टनायक ने दिया था। उसके बाद साथियों तीसरा है भोजकत्व। भोजकत्व का मतलब होता है साथियों, जैसे ही हमारी भावना हमारे हृदय की दशा आपके हृदय की दशा से जब मैच करेगी, जब टैली करेगी, जब उसका साधारणीकरण होगा, तब रस का भोग होगा। तो उसी को कहते हैं भोजकत्व, जिसे आप लोग जानते रहिए। रस का क्या होगा, भोग। भोग माने, इसीलिए इन्होंने भट्टनायक ने भुक्तिवाद दिया। भुक्ति माने भोग करेंगे हम रस का भोग। भोग का मतलब होता है साथियों स्वाद लेना, इसे आप लोग जानते रहिए। और साथियों ये रस का भोग कौन करेगा, अभिनेता नहीं करेगा, न मुख्य पात्र करेगा। रस का भोग कौन करता है, जो देखने बैठा है, जो पाठक है, जो श्रोता है, जो दर्शक है, वह, उसे आप सामाजिक भी कह सकते हैं। तो वह सामाजिक करता है। कब करेगा, इसके विषय में भट्टनायक बताते हैं, वह तभी करेगा जब वह निर्वैयक्तिक होगा, मतलब कि वह अपने व्यक्ति से परे हो जाएगा, अर्थात स्व और पर की भावना से ऊपर उठ जाएगा। उसके अंदर सात्विक गुण आ जाएगा, मतलब रजोगुण तमोगुण का त्याग कर देगा, और सत्व गुण जब उसके अंदर प्रवेश करेगा, और वह पहली बार इसी भोजकत्व में वो बताते हैं कि वह ब्रह्मानंद सहोदर माने ब्रह्मा के समान आनंद की प्राप्ति भी करेगा। तो यहाँ पर साथियों भट्टनायक से दो प्रश्न बहुत दमदार बन रहे हैं। एक तो साधारणीकरण सिद्धांत किसने दिया, तो भट्टनायक ने दिया। दूसरा ये शब्द ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद सहोदर शब्द की पहली बार चर्चा किसने किया, ये भी भट्टनायक करते हैं। हालांकि ये आगे चल के विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में इसकी भरपूर व्याख्या है, लेकिन पहली बार ब्रह्मानंद सहोदर की चर्चा करने वाले विद्वान थे भट्टनायक। साथियों इसे भी आप लोग जानते रहिए। इसके बाद साथियों चौथे व्याख्याकार अभिनय गुप्त हैं, जिन्होंने अभिनय भारती और ध्वनालोक लोचन दो टीका लिखा है। पहला टीका नाट्य शास्त्र का है, दूसरा ध्वनालोक जो आनंदवर्धन का ग्रंथ है उस पर लिखे हैं। और इनका ये जो है वेदांत मत से प्रभावित थे, वेदांत मत, इसे शैव दर्शन भी आप कह सकते हैं, शैव दर्शन, ये वेदांतवादी थे। और इनका जो मत है वह अभिव्यक्तिवाद है, अभिव्यक्तिवाद है। अभिव्यक्तिवाद में ये बताते हैं कि रस जो है अव्यक्त होता है, और उसमें संयोग और निष्पत्ति दो शब्द का ये जो अर्थ ग्रहण करते हैं। संयोग का अर्थ होता है व्यंग व्यंजक संबंध, व्यंग व्यंजक संबंध, और निष्पत्ति का अर्थ ये बताते हैं अभिव्यक्ति। मतलब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, माने संयोग माने यहाँ व्यंग व्यंजक संबंध से रस की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। माने ये उत्पत्ति नहीं मानते, न शंकु की तरह अनुमान मानते हैं,
न भट्ट नायक की तरह भोग मानते हैं। ये क्या कहते हैं कि रस की निष्पत्ति का मतलब अभिव्यक्ति होता है। रस का भोग नहीं किया जा सकता, रस को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, रस का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बल्कि रस का अभिव्यक्त किया जाता है। रस को क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है। और उसी अभिव्यक्त की दशा का नाम क्या है? रस है। रस का उत्पन्न होना है। जब इस हृदय में कोई चीज साधारणीकरण भोजकत्व व्यापार द्वारा, ये भोजकत्व को महत्व देते हैं, व्यापार द्वारा जब व्यक्त होता है, साधारणीकृत होता है, तो वह सहृदय। अब ये जो है सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिए हैं? ये भी प्रश्न बनता है। तो सबसे ज़्यादा महत्व सहृदय को दिए हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। ये भट्ट नायक तो दर्शक या प्रेक्षक की चर्चा करते हैं और ये सहृदय की चर्चा करते हैं, तो इसे आप लोग जानते रहिए। अब दर्शक या प्रेक्षक में दर्शक केशवदास की तरह भी हो सकता है। केशवदास जैसे हृदयहीन कवि थे, तो उस तरह से भी दर्शक हो सकते हैं। लेकिन सहृदय की चर्चा ये करते हैं, माने जिसके पास हृदय है, जिसके पास भावना है, जिसके पास संवेदना है, उसी के अंदर साधारणीकरण के द्वारा हृदय अभिव्यक्त, उसके हृदय में रस अभिव्यक्त होता है। तो ये बात कह रहे हैं अभिनय गुप्त। तो साथियों, यहाँ एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जा सकता है, और वह है तद्रुपतानुसंधान। ये एक शब्द है, तद्रुपतानुसंधान। तद्रुपतानुसंधान, ये शब्द किस विद्वान से संबंधित है? एक प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण, माने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, तद्रुपतानुसंधान। तो इसको साथियों आप समझ लीजिए। पहले एक होता है मुख्य पात्र, एक होता है अभिनेता, जिसे आप नट भी कह सकते हैं, अभिनेता, और तीसरा होता है दर्शक। तो ये मुख्य पात्र का अभिनय कौन करता है? मुख्य पात्र का अभिनय अभिनेता करता है, और अभिनेता का दर्शक क्या करता है? अभिनेता दर्शक के हृदय में भाव को उत्पन्न करता है। मतलब मुख्य पात्र का अभिनय जब अभिनेता करता है, तो दर्शक के हृदय में जब भाव उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं? तद्रुपतानुसंधान। इसे आप लोग जानते रहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तद्रुपतानुसंधान उस प्रक्रिया का नाम है जब मुख्य पात्र का अभिनय अभिनेता करता है, और उस अभिनेता के अभिनय से दर्शक के हृदय में भाव उत्पन्न होता है, तो उसी को कहते हैं तद्रुपतानुसंधान। और यह किस विद्वान से संबंधित है, किस मत से संबंधित है? तो साथियों, इसको आप लोग जानते रहिए। इनका नाम है भट्ट लोलट। ये आप जानते रहिए। मतलब भट्ट लोलट का जो उत्पत्तिवाद है, यहाँ एक शब्द आया है, गौर करिए, भाव उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होता है, तो माने उत्पत्तिवाद किसका है? उत्पत्तिवाद है भट्ट लोलट का। तो इसलिए दर्शक के हृदय में भाव उत्पन्न होता है, उसी को भट्ट लोलट विभाव कहते हैं। माने अस्थाई भाव का विभाव से उत्पन्न होता है, अस्थाई भाव विभाव से उत्पन्न होता है, और उस दशा को एक शब्द दिया गया, उसका नाम है तद्रुपतानुसंधान। इसे आप लोग जानते रहिए। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लोग निसंकोच हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए साझा करिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, लाइक करिए। जय हिंद साथियों।